हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल ही रही होगी। आपको तो पता ही है ना कि हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की पीटी 365 को स्टार्ट किया था। जी हाँ, ऑलरेडी हम पार्ट 3 तक कर चुके हैं। आज है हमारा पार्ट 4। हम वर्ल्ड टूर पे गए हुए थे, कई सारे देश दुनिया को घूम रहे थे हम, राइट। कल हम घूम कर आए हैं रशिया को, कल हमने देखा था इंडो पैसिफिक रीजन को। आज हम कहाँ घूमने चलेंगे, चलो देखते हैं। तो आज हम चलेंगे भाई सब लोगों का फेवरेट प्लेस। कहाँ पर चलेंगे? आज हम चलेंगे यूरोप में, राइट। आज हम यूरोप में घूमेंगे और साथ ही साथ अफ्रीका को भी देखते हुए आएंगे। तो आज दो जगह का हमारा मोटो है, कहाँ कहाँ हमें जाना है। तो आज हमें यूरोप जाना है, राइट। तो यूरोप से रिलेटेड जितने भी आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनको देखेंगे, साथ ही साथ में अफ्रीका और अफ्रीका से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ सब सारी जगह पर हम विजिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी कहाँ अगर रुकी है, तो सबसे पहले हम यूरोप का जैसे ही नाम लेते हैं तो यूरोपियन यूनियन का नेम हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी भी यूरोपियन यूनियन में ही आकर रुकी है। आज हम देखेंगे सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को। भाई यूरोपियन यूनियन जो है क्यों न्यूज़ में है? तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया, हमारी जो प्यारी कंट्री इंडिया है, और यूरोपियन यूनियन दोनों ने क्या किया है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस करना स्टार्ट कर दिए हैं। वही पहला राउंड स्टार्ट हो चुका है अपनी प्यारी बिटिया का। बिटिया इज़ व्हाट? बिटिया इज़ बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब और भी बात करते हैं। तो जो हमारी बिटिया है इस पर तो बातचीत चल ही रही है, साथ ही साथ में जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी जो टॉक्स हैं ये रिज्यूम हुई हैं। भाई स्टार्ट फिर से हो पाई हैं लगभग 9 सालों के बाद में। 9 साल के बाद में ऐसा हुआ है कि अब हम फिर से यूरोपियन यूनियन और जो आपका यूरोपियन यूनियन के साथ में बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट एज वेल एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातचीत करना स्टार्ट हमने फिर से की है। 2013 में हमने ये जो नेगोशिएशन जो चल रही थी, बातचीत पहले चल रही थी, उसको रोक दिया था क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करते थे और जो यूरोप एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। दैट इज़ वाई हमने क्या कहा, हमने कहा भाई हमें नहीं करनी है बातचीत, हम जो चाहते हैं आप वो नहीं चाहते, आप जो चाहते हैं हम वो नहीं चाहते, तो क्या करें बातचीत। इसीलिए हुआ ये था कि जो नेगोशिएशंस थी वो वहीं पर स्टॉप हो गई। 9 साल के बाद में हमारा गुस्सा शांत हुआ है। हमने कहा भाई फिर से चलो बातचीत करनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब FTA जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें हम किस किस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो आप GI टैग की बात करते हैं, उसके लिए एग्रीमेंट्स हम यहाँ पर करने वाले थे। अच्छा जी, अभी बातचीत हम कर रहे हैं, 9 साल के बाद हमने फिर से शुरू कर दी कि ये बातचीत हो, तो आखिर क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? क्या इसका सिग्निफिकेंस है हमारे लिए? क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम इतनी बातचीत करे जा रहे हैं? नेगोशिएशन पर नेगोशिएशन हो रही है, क्यों हुई, क्यों हो रही है, क्यों ये सिग्निफिकेंट है जानते हैं। तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा यूरोपियन मार्केट्स में, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको सस्ती इंपोर्ट मिल जाएंगी यूरोपियन यूनियन से, और जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम जो अपना सामान जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ भेजेंगे, वो जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या करेगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा, प्रॉफिट देगा। अच्छा जी, साथ ही साथ में जो इंडिया का मेन, अगर आप बात करें टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफ़र और डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी का होता है वो कहाँ से होता है, हम किस पर सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं? तो यूरोपियन यूनियन पर ही हम सबसे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो FTA क्या है, ये भी क्या करेगा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, और हम देख रहे हैं कि जो आपके यूरोपियन ट्रेड है वो अभी क्या है, वो स्टेगनेंट रहा है, ठीक है। UK के साथ में हमारा ट्रेड जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, तो इसको हम और बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बातचीत करें, ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं अगर हम, तो हमारा ट्रेड कितना हुआ है इस कंट्री के साथ, इस यूनियन के साथ में, तो ट्रेड हमारा जो होता है लगभग 116 बिलियन US डॉलर का ट्रेड हुआ है 21-22 में, ठीक है। FTA के अलावा भी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में, इस वेल एज जोग्राफिकल इंडिकेटर्स एग्रीमेंट की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें एंट्री कर जाएं। अच्छा, ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन
एग्रीमेंट है, इसके इसके साथ क्या होगा, ये एक ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को ये इस्टेब्लिश कर देगा, जिससे कि हम जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं, हमारे ऐसे प्रोडक्ट जिन पर जीआई टैग मिल चुका है, तो वो प्रोडक्ट जो है उसकी हम ट्रेड करेंगे, तो वो जो ट्रेडिंग है वो ट्रांसपेरेंट होगी और रेगुलेशन भी उसका ईजी हो जाएगा। दोनों ही साइड ने एग्री करा है कि वो यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को बनाए जाएंगी, ठीक है, ये बनाएंगी इसको, ये काउंसिल बनाएगी, जिससे कि ये दोनों कंट्री मिलकर ये काउंसिल बना रहे हैं, जिससे कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टाइज जो है दोनों कंट्रीज़, या फिर बोलना चाहिए एक यूनियन जो यूरोपियन यूनियन है और हमारी कंट्री इंडिया है, इन दोनों के बीच में जो टाइज है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टाइज, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा जी, इंडिया और यूरोपियन कमीशन ने एग्री करा है कि दोनों ही कंट्री और जो आपकी कमीशन है ये मिलकर इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को लॉन्च करेंगे। इससे होगा ये कि एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म अलाउ हो जाएगा, और इससे दोनों ही पार्टनर जो हैं, जो आपके ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी है, इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनको टैकल किया जाएगा। पहली इंडिया के लिए, दूसरी यूरोपियन यूनियन के लिए, ठीक है। ये बातचीत हम कर सकते हैं कि ये क्या करती है, ये इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल वैल्यू इंडिया को प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट है, ग्लोबल स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट है, इसमें इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल वैल्यू रहती है। पहली पॉलिटिकल वैल्यू रहती है इंडिया के लिए, और सेकंड नंबर पर यूरोपियन यूनियन की वैल्यू रहेगी। अच्छा जी, अभी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम इसमें हम एंट्री करना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि क्या कर रहा है, जो कि प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो एक पर्टिकुलर कंट्री के नेशनल्स ने इन्वेस्टमेंट किए हैं दूसरी कंट्री में, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। अब हमारी गाड़ी चलती है यूरोपियन यूनियन के पास में। अब हम भाई यूरोपियन यूनियन की जन्म कुंडली को देखते हैं। मतलब क्या कि यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ है, ये कैसे बनी, ये क्यों है, किसने बनाया, कब बनी, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। 27 मेंबर स्टेट है, जो यूरोप की कंट्रीज हैं वही इसमें पार्ट लेती हैं, ठीक है। इसको जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है 1993 में, ये ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बाद में ही ये यूरोपियन यूनियन बनी। 27 मेंबर्स इसमें पार्ट लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इसके ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। 1993 में ये बनी थी इस ट्रीटी के बाद में। अब भाई इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमने बनाया है, तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि पीस को प्रमोट करना है, यूरोपियन यूनियन की वैल्यूज़ को हमें फॉलो करना है, नेशन की वेलबींग को इम्प्रूव करना है, एक इंटरनेशनल मार्केट को इस्टेब्लिश करना है और प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। जो हमारी इन्वायरमेंट है ना, इसकी क्वालिटी को भी हम प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना चाहते हैं। वैसे तो आप इतने सारे नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पर ये नाम जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इसकी कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स है। बस आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि ये जो कंट्रीज़ है, ये यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है वो यूरोप में ही कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस और कौन कौन से हैं, तो एक यूरोपियन काउंसिल है, एक यूरोपियन पार्लियामेंट और एक यूरोपियन कमीशन है, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल क्या करती है, तो जो स्टेट्स जो है, जो यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर्स है, उसके जो हेड है ना, वो यहाँ पर पॉलिटिकल डायरेक्शंस देते हैं यूरोपियन यूनियन को। तो ये होगी काउंसिल की बात। पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी इसके मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। काउंसिल के साथ में पार्लियामेंट क्या करता है, यूरोपियन यूनियन के लिए लॉज बनाता है। यूरोपियन कमीशन की बात करें तो ये पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव आर्म है, ठीक है। ये क्या करती है, तो ये एग्जीक्यूशन का काम करती है। जो भी ये पार्लियामेंट में लॉ बने हैं उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, यूरोपियन कमीशन करता है। अच्छा, दूसरी अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो यूके जो है ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था यूरोपियन यूनियन का, लेकिन इसने 2020 में इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है। इसी चीज़ को हमने ब्रेक्सिट भी बोला था, राइट। जो यूरो एरिया है, ठीक है, यूरो एरिया क्या है, यूरो एरिया जो है वो ऐसी एरिया है जहाँ पर वो सारी कंट्री जो कि यूरो को अपनी करेंसी मानती हैं, ठीक है, उस सारी कंट्रीज़ के ग्रुप को हम यूरो एरिया बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि क्रोएशिया ने लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया है 2023 में। यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, अपना मोटो भी है कि यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, ओके।
अब हम घूमते घामते पहुँचेंगे कहाँ, अब हम चलते हैं यूके में, ठीक है। यूरोप में तो घूम ही रहे हैं, यूके में चलते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी लिए गए हैं इंडिया और यूके के बीच में, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं जिसको अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की है ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी के, अगर हम उसमें देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में कि हमने ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी के लिए क्या क्या एग्रीमेंट लिए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी टारगेट था कि हम जो ज़्यादातर जो ट्रेड जो आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो FTA है उससे रिलेटेड जो भी टॉक्स है उसको हम ज़्यादातर जो उसका पार्ट है उसको हम कंक्लूड कर लें अक्टूबर 2022 के एंड तक, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप का फाइनलाइजेशन हो चुका है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लार्ज स्केल पर, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस और सिक्योरिटी के एरिया में, अगर हम देखें कि हमने क्या क्या एग्रीमेंट किए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो यूके ने अभी अनाउंस किया है एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, जिससे कि जो टेक्नोलॉजिकल इंगेजमेंट है इंडिया के साथ में वो यूके कर सके। इस्टेब्लिशमेंट किया है एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का, ठीक है। ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप पर। ज्वाइंट साइबर स्टेटमेंट टू डीपन कोऑपरेशन अक्रॉस साइबर गवर्नमेंट जो है, इसके लिए हमने एक ज्वाइंट साइबर स्टेटमेंट बनाया है, जिससे कि हम जो आपकी साइबर गवर्नमेंट्स है इंडिया और यूके के बीच में इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ में हमने एक सब ग्रुप बनाया है जो एक्सट्रीमिज्म है, जो आपकी टेररिज्म है, इससे काउंटर करने के लिए। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, इसको अनाउंस किया गया है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी रिसेंटली इस स्कीम को अनाउंस किया है। इस स्कीम में यूके जो है 3000 प्लेसेस जो है 18 से 30 साल के जो डिग्री होल्डिंग इंडियन नेशनल्स हैं जो कि यूके में रहेंगे और काम करेंगे 2 साल के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए इंडिया के ऐसे नेशनल्स जो कि जिनके पास में डिग्री है 18 से 30 साल के हैं, वो यूके में रहना चाहते हैं और वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो उनको ये स्कीम के अंदर काम मिल जाएगा। 3000 जो प्लेसेस हैं, मतलब 3000 लोग जो हैं वो वहाँ पर काम कर पाएंगे। इसको साइन किसके अंडर किया गया है, तो ये पार्ट है यूके इंडिया माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप का, ठीक है। ये स्कीम जो है 2023 में स्टार्ट हो जाएगी, रेसिप्रोकल बेसिस पर ये स्टार्ट होगी। अच्छा, यूके और नीति आयोग ने अभी कोलैबोरेटली इनिशिएटिव्स लिए हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। क्या क्या किया है, तो जो COP26 हुई थी तब प्रेसिडेंट ने विजिट किया था इंडिया में, ठीक है। तब क्या हुआ कि नीति आयोग ने 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, ई अमृत एंड रिपोर्ट ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी यूज, ठीक है। तो ये जो है दोनों आपके किस चीज़ से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड 2 इनिशिएटिव्स हैं। अब ये जो एम है इसका कि जो बैटरी रिसाइकलिंग है इसको प्रमोट करना है, ठीक है। बैटरी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना है, नई बैटरी टेक्नोलॉजीज़ को बनाया जाएगा, बैटरी की रिसाइकलिंग करी जाएगी, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अभी जो एडवांस केमिस्ट्री सेल की बात कर रहे हैं तो ये न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेंगी या तो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में या फिर केमिकल एनर्जी में, फिर बाद में जब ज़रूरत होगी तो इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे जब हमको ज़रूरत होगी। और दूसरी इनिशिएटिव्स की बात करें तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर। दोनों ही कंट्रीज़ ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग भी हुआ है, मिनिस्ट्रियल लेवल का ये डायलॉग था। यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो मिले थे, वो बात कर रहे हैं कि जो आपकी इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें हम क्या क्या तरक्की कर सकते हैं, इसके लिए ये साइन हुआ है, ठीक है। इंडिया और यूके की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले तो पैसा की बात करेंगे, राइट। हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैसे को देने लगे हैं आजकल, राइट। तो सब पैसे की बात यहाँ पर भी करते हैं। तो अभी अगर हम देखें कि इंडिया और यूके के बीच में पैसे का लेन देन कितना है, कितना ट्रेड होता है, तो $41 बिलियन का ट्रेड होता है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, राइट। यूके जो है 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग देश से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें यूके की बात करें तो 6th लार्जेस्ट है ये, राइट। $33 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगभग यूके हमारी इंडिया में करता है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो आपके FDI होता है उसका 2nd लार्जेस्ट सोर्स है कहाँ पर, यूके के लिए। तो यूके में हमारी इंडिया से सबसे ज़्यादातर पैसा जाता है, 2nd लार्जेस्ट है हम।
इंडिया और यूके ने एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डिक्लेरेशन को भी 2010 में साइन किया था। यूके इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप जो हम चाहते हैं, हम बहुत दिनों से, अब जितने भी हमने सेशन पढ़े हैं, राइट, 3 सेशन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे, आज चौथा है, और चारों की चारों ही हमारे जो पार्ट्स हैं उसमें हमने पढ़ा है, हम यही पढ़ रहे हैं कि इंडिया डिमांड कर रहा है यूएनएससी में और एनएससी का पार्ट बनना चाहता है, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप चाहता है, राइट। तो यूके हमें सपोर्ट कर रहा है। और कौन सी कंट्री हमें सपोर्ट कर रही थी, कल हमने पढ़ा था, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, और कौन कौन सी कंट्रीज हमें इस चीज़ में सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, इंडिया और यूके ने एक डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी साइन की है 2015 में। जो इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है जो कि यूके में है, वो लगभग 2 मिलियन तक की पॉपुलेशन यूके में रह रही है। ऐसी पॉपुलेशन जिसका ओरिजिन इंडिया है, इंडिया के लोग वहाँ जाकर रहने लगे। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, जो कि यूके में पढ़ाई कर रहे हैं, उसका सेकंड लार्जेस्ट सोर्स कौन है, इंडिया है। तो इंडिया से बहुत सारे बच्चे यूके में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यूके इंडिया का एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ था 2005 में। इंडिया यूके ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड भी बनाया गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इन्वायरमेंट के आप अलग अलग जो सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट्स को लाने की बात करते हैं। इंडिया और यूके दोनों ही बहुत सारे फोरम्स में मेंबर हैं, जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ, कॉमनवेल्थ एंड G20। अब हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं, अपना प्यारा जो यूके है इसका मैप, राइट। तो अब हम यूके की अगर बात करें तो इसके इस साइड हम देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशियन है, यहाँ नॉर्थ सी मिल रहा है। इधर एक जो चैनल है जो इसको सब फ्रांस से अलग कर रहा है, वो चैनल है इंग्लिश चैनल, ठीक है। यहाँ पर सेल्टिक सी देखने को मिल रही है और यहाँ पर आयरिश सी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमारा लंदन देखने को मिलता है, इधर ये इंग्लैंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ग्लासगो भी देखने को हमें मिल जाता है। इधर ये रहा नदर्न आयरलैंड, ठीक है, ये आयरलैंड है, ये डबलिन यहाँ पर हम देख सकते हैं। और हमें क्या देखने को मिल रहा है, इतना ही हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड भी देख लो और वेल्स भी चलो देख ही लो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने अभी देखी हैं यूके में, ठीक है। यूके घुमाए हैं, अब चलते हैं, अब देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ रुकेगी। यूके के पड़ोसी फ्रांस में हमारी गाड़ी रुक चुकी है, ठीक है। तो अभी फ्रांस के साथ में हमारी क्या न्यूज़ रही, फ्रांस क्यों न्यूज़ में है, क्यों हम फ्रांस घूमने जा रहे हैं भाई। तो इंडिया और फ्रांस का एक डायलॉग हुआ है बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन में, जो कि पेरिस में हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर बातचीत की कैसे हम डिफेंस कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। कहाँ पर बैठ के हमने बातचीत की है भाई, फ्रांस के पेरिस में। अच्छा, रिलेशंस कैसे हैं हमारे फ्रांस के साथ में, चलो देख लेते हैं। तो ट्रेड सरप्लस है हमारे फ्रांस के साथ, बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। हमने बात की थी, हम अभी बहुत बार बात कर चुके हैं कि ट्रेड सरप्लस होता है, ट्रेड सरप्लस होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जिसके साथ में हमारा सरप्लस है, और खुशी की बात यह है कि फ्रांस के साथ में हमारा सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस है मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। अच्छा, ट्रेड कितना होता है, तो लगभग $8 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है। ट्रेड सरप्लस $8 बिलियन का है हमारा यहाँ पर, तो समझ रहे हो, ज़्यादा सा हमारा सरप्लस हो रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव रहा, तो इसमें दोनों ही कंट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है। COP21 में हमने इसको लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने मिलकर, कि हम सोलर एनर्जी को और ज़्यादा प्रमोट करें। बहुत ही ज़्यादा तारीफ हमारी इस सेक्टर में होती है जब भी हम सोलर एनर्जी में इंटरनेशनल सोलर एलियंस की बात करते हैं। अच्छा, डिफेंस की हम बात करें तो राफेल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो राफेल एयरक्राफ्ट जो है हमने इनसे परचेज़ किए हैं, फ्रांस से परचेज़ किए हैं। 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है उसके लिए भी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती हैं। अब आपको ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनका नाम एक बार ध्यान में रखना है कि भाई ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ हम करते हैं, ठीक है। बार बार जब भी हम रिलेशंस पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते ही हैं, ठीक है। कल भी हमने बहुत सारी एक्सरसाइज पढ़ी थी जो हमने पार्ट 3 किया था। आज देखें तो गरुड़ एयरफोर्स करती है दोनों ही कंट्री की, वरुण नेवी करती है, शक्ति जो है ये आर्मी की एक्सरसाइज है। दोनों ही कंट्री ने रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी एग्री किया है, एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। अब ये क्या होता है, ये मैंने आपको कल भी समझाया है, मैंने आपको परसों तो डिटेल में ही समझाया था कि आखिर ये क्या होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, राइट। हमने देखा था कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमने ये साइन किया है, तो आपने पढ़ा ही होगा, कल भी पढ़ा होगा, कल का सेशन और पिछला सेशन भी पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है।
ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इंडिया और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट पर भी साइन किया है कि हम जो पहला हमारा जो ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान, इसके लिए कोऑपरेशन हमें फ्रांस से भी मिलेगी। इंडिया जो है मेंबर है किसका, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का। ये मल्टीनेशनल फोरम है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं, ठीक है। फ्रांस में ही ये बन रहा है और इसके बारे में भी आपने पढ़ा है, साइंस एंड टेक में मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था और आपने उसको फॉलो भी किया होगा, राइट। याद है कि नहीं याद है? अच्छा जी, दोनों ही कंट्रीज़ ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को 2008 में साइन किया है। इंडिया ने फ्रेंच लेड इनिशिएटिव एक है हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल, ठीक है, इसको भी ज्वाइन किया है, जिसका एम है कि दुनिया भर की जो लैंड और ओशन है उसका 30% हमको बचाना है 2030 तक। दोनों ही कंट्री बहुत सारे जो आपके फोरम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके मेंबर हैं, जैसे कि G20 के, UN, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, दोनों के ही ये सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है इसके दोनों ही कंट्री क्या है, मेंबर हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी मैप की। अब इसके हम मैप को देखें अगर, तो यहाँ पर इसके नॉर्थ सी देखने को मिल रहा है, ठीक है। नॉर्थ सी इधर हमें बे ऑफ बिस्के देखने को मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल नहीं है, दिस इज बे ऑफ बिस्के। अगर हम देखना चाहें तो इसको भी लिखेंगे तो हम बॉब ही, जैसे हम बे ऑफ बंगाल को लिख देते हैं, बट इट इज़ नॉट बे ऑफ बंगाल, इट इज़ बे ऑफ बिस्के, ठीक। अच्छा, इधर अगर हम देखने को चाहें तो इधर वाटर बॉडी जो है वो है मेडिटेरियन सी। तो 3 तो वाटर बॉडीज हमने देखी। यहाँ पर हमने देखा था इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है, राइट। अच्छा जी, अब पड़ोसी कौन कौन है, तो इधर तो हमें फ्रांस स्पेन दोनों के नाम साथ ही साथ हम लेते, तो इधर तो स्पेन देखने को मिल रहा है, इधर इटली देखने को मिल रहा है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इधर बेल्जियम है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पड़ोसी हमें देखने को मिलते हैं। इधर रही पेरिस जहाँ पर बैठकर अभी ये बातचीत हुई है। अब कहाँ घूमेंगे, अब चलते हैं इसी के फ्रांस के ही पड़ोस में, चलते हैं थोड़ा सा दूर, जर्मनी, ठीक है। अब हमारी गाड़ी रुकी है आकर जर्मनी पर। अब जर्मनी हम क्यों घूमने आए हैं, क्योंकि इंडिया और जर्मनी ने फिर से एक साइन की है डील, ठीक है। हर जगह हम जा रहे हैं तो हम घूम घाम के करके आ रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं या फिर कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं या फिर कोई डील कर ले रहे हैं। तो जर्मनी के साथ में अभी हमने डील की है, एक ग्रीन डील की है, जिसमें पैसा कितना इन्वॉल्व है, तो $10.5 बिलियन इन्वॉल्व है इस डील में। इसको हम ग्रीन डील बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लीन एनर्जी यूज़ को और बूस्ट करेगा, ठीक है, SDGs को अचीव करने में हेल्प करेगा और हमें जो है क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमें प्रमोट करेगा कि हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करें। बहुत सारे डिलीवरेबल्स जो हैं इस पार्टनरशिप के अंडर कवर हुए हैं, जैसे कि एक इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप बनाया जाएगा, ठीक है। इंडो जर्मन रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि फोकस करेगी इनोवेटिव सोलर एनर्जी पर और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पर फोकस रहेगा। साथ ही साथ में अगर हम और बात करें तो एक लाइट हाउस कॉरपोरेशन को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर, ठीक है। हमारा जो कॉरपोरेशन है उसको और डीप किया जाएगा, जो वन चैलेंज के अंडर हम फॉरेस्ट लैंडस्केप को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो वो जो आपका कॉरपोरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को बनाने के लिए और ज़्यादा कोलैबोरेशन हमारा होगा दोनों ही कंट्री के बीच में। लेह हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रल लद्दाख भी चल ही रहा है। दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडो जर्मन पार्टनरशिप ऑन ग्रीन अर्बन मोबिलिटी भी लॉन्च हुआ है, जिससे कि हम सस्टेनेबल मोड पर ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेट करेंगे। मेट्रो है, लाइट मेट्रो है, इन सबको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पार्टनरशिप के अंडर। नीति आयोग VMZ डायलॉग भी हुआ है, जिसका ये है कि SDG लोकलाइजेशन जो है सिटी लेवल पर हम कर सकें। इंडो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम है जो कि आपका क्या करता है, जो कि जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है इसको इसके इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करता है। जून में बात करें पिछली साल तो इंडिया और G7 ने एग्री किया था कि दोनों जो ये एक G7 ग्रुप और इंडिया दोनों मिलकर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की तरफ काम करेंगे। अब हम देख लेते हैं जर्मनी का एक मैप, राइट। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमेशा क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल की बात करें तो तब भी क्वेश्चन आया था अफगानिस्तान से रिलेटेड, राइट। याद हो अगर आपको, तो नहीं याद है तो आपको क्या करना है, PYQ को जरूर देख कर जाना। अच्छा, जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी है, इधर नॉर्थ सी देखने को मिल रहा है, इधर बाल्टिक सी देखने को मिल रहा है, और कुछ ही दूर पर इधर मेडिटेरियन सी भी देखने को मिलता है, बट हाँ ये बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है मेडिटेरियन सी से। अच्छा, जर्मनी के यहाँ पर बर्लिन भी हमें देखने को मिल रहा है, इधर पोलैंड है, इधर चेक रिपब्लिक है, इधर ऑस्ट्रिया है, इट इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ ऑस्ट्रिया, ठीक है। स्विट्जरलैंड हमें देखने को मिल रहा है, लक्समबर्ग देखने को मिल रहा है, बेल्जियम भी देखने को
मिलता है। तो इधर हमें डेनमार्क भी देखने को मिल जाता है, नीदरलैंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी कंट्रीज़ हमें जर्मनी के आसपास देखने को मिल रही है। ये रहा मैप जर्मनी का, सारे मैप को एक बार जरूर ध्यान से देख कर जाना। अब कहाँ चलेंगे, गाड़ी रुकी है हमारी डेनमार्क में, ठीक है। जर्मनी के ही अड़ोस पड़ोस में डेनमार्क की हम देख सकते हैं, तो वहीं पर हम आ चुके हैं। क्यों आए हैं डेनमार्क को घूमने? हम डेनमार्क किस लिए आए हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इसको और मजबूत बनाया जाएगा। जो रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं इसमें हमने इस पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाया, तो हमने कहा कि अब मजबूत हो ही गई है पार्टनरशिप, तो चलो डेनमार्क घूम घाम कर आते हैं। तो हम आ गए घूमने डेनमार्क। अच्छा जी, अभी है क्या जिसको हमने इतना ज़्यादा मजबूत बनाने की बात की, मजबूत हो गई, इसी खुशी हम डेनमार्क घूम रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इसकी न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो ये ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आखिर क्या है, ये समझने की बात है। तो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है 2020 में इस्टेब्लिश हुई है। ये 5 साल का एक्शन प्लान है, जहां पर हम ग्रीन ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट, इन सारे एरियाज पर हम फोकस करेंगे। और हम चाहते हैं हमारी कंट्री ग्रोथ तो करे, बट ये ग्रोथ जो है ये ग्रीन ग्रोथ हो। अब ग्रीन ग्रोथ का मतलब ये मत समझ लेना कि मैम ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कि हरा हरा हमारा ग्रोथ होगा, या फिर जो हम ग्रोथ के चार्ट बनाएंगे वो हरे कलर से बना देंगे तो हम बोलेंगे ग्रीन ग्रोथ। नहीं, यहाँ पर हरे कलर का मतलब है कि हम कोई भी अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट और ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, ठीक है। स्पेशली हम फोकस करते हैं कि हम पेरिस एग्रीमेंट और जो यूएन के SDGs हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारी मीटिंग हुई है तो इससे हमारे क्या आउटकम्स और क्या निकल कर आए हैं। अभी ग्रीन डील की तो बात कर ही ली है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की है। अब इंडिया डेनमार्क की मीटिंग से और सारे आउटकम्स निकल कर आए हैं, जैसे कि इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च हुआ है, जिससे कि जो इंडिया में ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं इसको फाइनेंस किया जाएगा, जॉब क्रिएशन होगी और ग्रीन ग्रोथ होगी, ठीक है। इंडिया ने एग्री किया है कि वो आईकार्स को ज्वाइन करेगा। आईकार्स का अगर हम फुल फॉर्म देखिए तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इसको भी हमने पढ़ा है, ठीक है। जब हम साइंस एंड टेक पढ़ रहे थे तो इसको भी हमने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, कई सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हुए हमने इसको समझा था। तो आई होप आपने वो पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस एंड टेक को आपने पढ़ा ही होगा। तो हम यहाँ पर मिशन पार्टनर के तौर पर इसको हमने ज्वाइन किया है। ये वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर हम डेवलप कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, जिससे कि जो हमारा AMR है इसको हम टैकल कर सके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। डेनमार्क ने कंफर्म किया है कि ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप में डेनमार्क भी पार्ट ले रहा है। ये कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट्स का, टेरिटरीज का, गवर्नमेंट एजेंसीज का, WHO का, जो कि डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगी और इंडिया भी इसका पार्ट है। अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो एक ग्लोबल गेटवे अभी न्यूज़ में रहा। ये क्या है, तो यूरोपियन यूनियन का 300 बिलियन यूरो का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो कि प्लान कर रहा है कि वो जो चाइना की BRI है इसको ये काउंटर करेगा, ठीक है। तो हम जो चाइना जो फैलता जा रहा है यहाँ पर हम इसको देख भी सकते हैं। तो ये चाइना है, चाइना की BRI आप देख रहे हैं ना, चाइना हर जगह से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चाइना हर जगह से कोशिश कर रहा है कि हम कनेक्ट होइए। तो पिंक वाला सी लेन्स है सारे, और ये ऊपर ये लैंड एरिया है, तो इसको ही हम क्या करना चाहते हैं, इसको ही हम काउंटर कर रहे हैं। इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने ये बनाया है, क्या बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको ग्लोबल गेटवे बोल रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉमिस करता है कि हाई सोशल, इन्वायरमेंटल, फिजिकल, लेबर स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे ही कुछ प्लान्स और भी हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव बहुत ही न्यूज़ में रहा, आप सबने इसके नाम सुना ही होगा। G7 की मीटिंग में ये लॉन्च हुआ है। ये वैल्यू ड्राइवन और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है, जो कि आपको 40+ US ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को ये जो है फुलफिल करेगा। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये भी न्यूज़ में है, क्योंकि इंडियन और जापानीज एक कोलैबोरेटिव विजन है। इंडिया और जापान मिलकर ये काम कर रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका के बीच में कनेक्टिविटी को और प्रमोट किया जाए। अभी यूरोप में देखते हैं भाई कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो भाई न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहले प्लेसिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है स्कॉटलैंड, इधर हमें उसी के पास में आयरलैंड भी दिख रहा है। यहाँ पर हमें ये जिब्राल्टर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जिब्राल्टर है, ठीक है।
के, और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर बोस्निया हर्जेगोविना दिख रहा है, ये जो एरिया है डॉटेड राइट। कोसोवो दिख रहा है, यहाँ पर छोटी सी कंट्री कोसोवो भी है। क्रोशिया दिख रहा है, ये जो मार्क प्लेस है क्रोशिया राइट। बेलारूस दिख रहा है, ये बेलारूस है। इधर पोलैंड दिख रहा है जर्मनी के पास में। लिथुआनिया दिख रहा है। एंड नॉर्थ इस जो स्ट्रीम पाइपलाइन है, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये आपकी पाइपलाइन भी दिख रही है। सबकी प्लेसिंग तो हमने ऑलरेडी देख ली है। अब देखते हैं भाई ये चीज़ें न्यूज़ में क्यों है, ये सारी कंट्रीज़, ये सारी जो टेरिटरीज हैं, ये न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं दोनों मिलकर सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट को होस्ट करने जा रहे हैं कोपेनहेगन में। ठीक है, पहली ये समिट हुई थी स्टॉकहोम में 2018 में। अब ये दूसरी समिट है, ये कोपेनहेगन में करने जा रहे हैं हम लोग लॉन्च। अच्छा जी, नॉर्डिक कंट्रीज़ में 5 कंट्रीज आती हैं, आपको ये तो याद ही होगा। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। ठीक है, ये 5 कंट्रीज जो हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। और यहाँ पर फेरो आइलैंड और ग्रीनलैंड भी इसमें ही इंक्लूडेड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही पार्ट है। एक आइलैंड भी है, ये फिनलैंड का पार्ट है और ये भी इसी में इंक्लूड होता है। सारी की सारी जो कंट्रीज हैं इनका स्कैंडिनेवियन रूट्स है, ये सिमिलर स्टेट लॉ एंड कल्चर को शेयर करते हैं। पोलैंड की बात करें, जर्मनी के पड़ोसी पोलैंड, ठीक है, जिसकी कैपिटल वॉर्सो है। तो इंडिया और पोलैंड जो है इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को साइन किया है। क्रिमिनल मैटर्स पर हम एक दूसरे को लीगली असिस्टेंस करेंगे, इसकी ये ट्रीटी है। अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें पोलैंड की, तो ये जो है बाल्टिक सी के पास में ही हमें मिलता है पोलैंड। ठीक है, इसकी मैरीटाइम बॉर्डर जो है डेनमार्क और स्वीडन के साथ में शेयर करता है। टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात करें तो बेलारूस, चेकिया, जर्मनी, कालिनिंग्रैड ओब्लास्ट, रशिया का एक पार्ट है ये, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन। ठीक है, तो इनसे भी अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। फिर बात करते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना की, तो इसकी कैपिटल है साराजेवो। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने एग्री किया है कि ये मेंबरशिप इनको भी प्रोवाइड करेंगे। बोस्निया और जो ये हर्जेगोविना है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं और इसके लिए एग्रीमेंट हो चुका है और परमिशन मिल चुकी है। ये दोनों ही कंट्री ये जो कंट्री है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये बाल्कान कंट्री है जो कि सदर्न ईस्ट यूरोप में मिलती है। हमने अभी देखी भी थी इसकी लोकेशन। पहले ये फेडरेशन ऑफ यूगोस्लाविया का पार्ट था, लेकिन यूगोस्लाविया जब टूट गया तो ये अभी अलग कंट्री एक बनी हुई है। ठीक है, इसको बॉर्डर करता है क्रोशिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। सर्बिया के बहुत ही फेमस और हम सबकी लगभग सभी लोग उसको जानते हैं, ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है सर्बिया की, राइट। एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि सर्बिया से बिलोंग करता है, नाम बताओ। अच्छा, मैरीटाइम एक्सेस इसको कहाँ से मिलता है, तो एड्रियाटिक सी में ही इसको मैरीटाइम एक्सेस मिलता है, वहीं से ये जो है सी का इसको कुछ एक्सेस मिल पाता है। क्रोशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जाग्रेब है। अभी हमें इसकी लोकेशन देखी ही थी। तो क्रोशिया जो है इसने पहले यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर क्यूना करेंसी जो है वो चलती थी, अब क्रोशिया में भी यूरो चलने लगा है, ये इसलिए न्यूज़ में है। इसने यूरोप का पासपोर्ट फ्री चेंजेन जो जोन है उसको ज्वाइन किया है। अब यूरो ही क्रोशिया में चलेगा। ये साउथ ईस्ट यूरोप में हमें देखने को मिलता है। अभी हमने जगह देखी थी कि कहाँ पर यूरोप जो क्रोशिया है ये मिलता है। ठीक है, बाल्कान पेनिनसुला के ये नॉर्थ वेस्ट एज पर हमें देखने को मिल जाता है। डैन्यूब रिवर जो कि सेकेंड बिगेस्ट रिवर है यूरोप की, सबसे पहले तो वोल्गा है और सेकेंड रिवर जो सबसे बड़ी यूरोप की रिवर है डैन्यूब रिवर। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये इसका नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है सर्बिया के साथ में फॉर्म करती है। लिथुआनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है विल्नियस। ठीक है, अभी क्या किया है जो हमारे कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि एक नया इंडियन मिशन जो है लिथुआनिया में ओपन करेंगे 2022 में। ठीक है, 2022 निकल चुकी है, तभी काम हुआ होगा। लिथुआनिया जो है लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस बाल्टिक कंट्री है नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में। इसका मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है स्वीडन के साथ में। अच्छा, बेलारूस की बात करें तो इसकी कैपिटल मिन्स्क है। ठीक है, 11th सेशन जो है इंडिया और बेलारूस की इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कल्चरल कोऑपरेशन का अभी ये हुई है। ठीक है, बेलारूस एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और जबकि ये पार्ट यूएसएसआर का है। ठीक है, ये लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप में। ठीक है, वैसे कौन सी कंट्री है ये बताओ, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, ठीक है, वर्ल्ड में, ये आपको बताना है। अभी यूरोप की बात करें तो बेलारूस है। अच्छा, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। अभी इंडियन ओरिजिन लियो बरादकर जो हैं वो आयरलैंड के जो पीएम जो हैं
इसके रूप में पीएम के रूप में लियो वारादकर बने हैं। ठीक है, मतलब क्या कि जो आयरलैंड के पीएम हैं वो अब लियो वारादकर बन चुके हैं। ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन के, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, आयरलैंड नेशन है ये, वेस्टर्न यूरोप पर में ये सिचुएटेड है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के वेस्ट में ये आयरलैंड देखने को मिलता है, हमें पता भी है, हमने अभी देखा भी था। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है यूरोप का, सबसे जो बड़ा आपका आइलैंड है यूरोप का वो है ग्रेट ब्रिटेन। अब बात करते हैं कोसोवो की। ठीक है, तो कोसोवो की कैपिटल जो है वो है प्रिस्टीना। ठीक है, प्रिस्टीना, किसी लड़की का नाम लग रहा है प्रिस्टीना, लेकिन ये कैपिटल है कोसोवो की। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कोसोवो ने जो मेन बॉर्डर है जो कि सर्बिया को क्रॉस करता है उसको क्लोज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एथनिक टेंशन्स हो गई थी। कोसोवो भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है बाल्कान्स रीजन में यूरोप के। कोसोवो जो है उसने खुद ही इंडिपेंडेंस को सर्बिया से, मतलब सर्बिया से ये आज़ाद हो चुका था, इसने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था 2008 में। ठीक है, जब इसकी जो सर्ब और अल्बेनियन जो इनहेबिटेंट्स थे इनके बीच में जो बातचीत थी वो अच्छी नहीं रही, इनके बीच में जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं रहे, तब इसने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। स्कॉटलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो एडिनबर्ग है। ठीक है, स्कॉटलैंड ने अभी नई अपनी आज़ादी का जो रेफरेंडम है उसका बोर्ड जो है वो अनाउंस किया है। अक्टूबर 2023 में ये वोटिंग होगी, रेफरेंडम होगा इसकी आज़ादी के लिए। ठीक है, स्कॉटलैंड के जो बोर्ड्स हैं उसने क्या किया था कि स्कॉटलैंड ने एज को लोअर कर दिया था। लीगली अगर आप जेंडर चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए एज जो है वो लो कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। 2014 में रेफरेंडम हुआ था, तब स्कॉटिश वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया था इंडिपेंडेंस। ठीक है, 55% जो आपके लोग थे जो स्कॉटलैंड में रहते हैं वो यूके का पार्ट बनकर रहना चाहते थे। अब फिर से रेफरेंडम हो रहा है, अब देखा जाएगा कि आखिर क्या होता है। ठीक है, यूके जो है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर आयरलैंड इन चारों से मिलकर यूके बना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा जी, और ये नदर्न यूरोप में लोकेटेड है। स्कॉटलैंड जो है 1/3 ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड का पार्ट है। जिब्राल्टर की बात करें तो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, और उसको ऑफिशियली एक सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। 180 साल की देरी के बाद में ऐसा हुआ है कि अब जिब्राल्टर एक सिटी है। ठीक है, इसको सिटी का दर्जा मिल चुका है। जिब्राल्टर को ब्रिटेन को दे दिया गया था 1713 में, पीस ट्रीटी जब हुई थी, जब स्पेनिश सक्सेशन का वॉर हुआ था उसके बाद में जब पीस ट्रीटी हुई तब जिब्राल्टर को ब्रिटेन को दे दिया गया था, और अब क्या हुआ है, ब्रिटेन को सिटी का जो दर्जा है वो मिल पाया है। फिर न्यूज़ में है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, क्योंकि ऐसा हुआ है कि जो आपका रशिया से यूरोप की तरफ जो आपका बाल्टिक सी के द्वारा, ठीक है, गैस जाती है, तो ये जो आपकी पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइन है, राइट, तो आपको बताना है दोनों की दोनों अभी बहुत न्यूज़ में रही थी, तो ये कौन सी कहाँ से जाती है। ठीक है, कौन सी कहाँ जाकर ज्वाइन कर रही है, रशिया से यूरोप जा रही है, इतना तो पता ही है, राइट। चलो, तो ये जो आपकी पाइपलाइन है इसका 4th लीक अभी देखने को मिला है, क्योंकि डैमेज हो गई थी पाइपलाइन। ठीक है, तो इसीलिए अब इसमें देखा गया कि भाई कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, तो 4th लीक कहाँ से हो रहा है ये पता चला, इसलिए ये न्यूज़ में है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, ठीक है, 2 अभी रिसेंट है, 1 पहले बन चुकी थी। तो 1 जो है ये 1224 किलोमीटर की अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है, जो कि बायोवर्क जो कि रशिया में है और लुबमेन जो कि जर्मनी में है, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। बस आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पर मिल चुका है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बात करें तो ये ऊस्ट लूगा जो रशिया में है, वहाँ से ग्रीव्सवॉल्ड जर्मनी में है, वहाँ पर ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों के दोनों बाल्टिक सी से आ रही है। और इसी के साथ में यूरोप तो घूम ही चुके हैं, उसी के नीचे मूव करते हैं और आ गए हैं अब हम अफ्रीका में। अफ्रीका में भी सबसे पहले हम मॉरिशियस पहुँचे। भाई मॉरिशियस बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, राइट, आप जाना चाहते हो कि नहीं पता। अच्छा, तो मॉरिशियस जो है ना हम वहाँ पहुँचे हैं। अब आखिर क्यों पहुँचे हैं, तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया और मॉरिशियस ने जो आपका चेकपा है उसमें एग्री करा है, वो फोर्स में आ गया। अभी चेकपा क्या है, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो हम एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करेंगे यहाँ पर और पार्टनरशिप बनाएंगे, इसके लिए ही एग्रीमेंट हुआ है जो कि फोर्स में आ चुका है। अच्छा, ये चेकपा क्या होता है, तो फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने साइन किया है किसी भी ऐसी कंट्री से जो कि अफ्रीका का पार्ट है। किसी अफ्रीकन कंट्री से हमने पहला ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है चेकपा। ठीक है,
ये कवर करता है कि हम गुड्स में ट्रेड करें, उसके रूल्स ऑफ ओरिजिन भी इसी में इंक्लूडेड होंगे, ट्रेड्स इन सर्विसेज, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इसी एग्रीमेंट में साइन हुई हैं। ठीक है, तो इसी एग्रीमेंट में इन सारी चीज़ों पर कुछ ना कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि कुछ आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स, जैसे कि पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए जिसकी हमने बात की थी कि ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर ये रहा आपका चेकपा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कस्टम मार्केट की, फिर कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक मार्केट, ये कुछ क्या है ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। अब इंडिया और मॉरिशस की अगर हम बात करते हैं तो कैसे रिश्ते हैं, हमारी रिश्तेदारी को देख लेते हैं। तो इंडिया जो है मॉरिशस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, मॉरिशस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो ये छोटकू सी कंट्री है मॉरिशस। ठीक है, तो इसका अभी इंडिया हमारा देखो ये रहा, तो इसका इतनी छुटकी सी कंट्री का ये तो, और यहाँ पर लार्जेस्ट ट्रेडिंग इंडिया से होती है, भाई पास में भी तो है, तो हमारे अच्छे रिलेशन है इसके साथ में, तो हम ट्रेड भी ज़्यादा कर लेते हैं। 780 मिलियन का यूएस डॉलर का अभी बायलैटरल ट्रेड हुआ है। मॉरिशस थर्ड टॉप सोर्स है एफडीआई का इंडिया में। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आती है, फिर यूएसए से आती है, थर्ड वन कहाँ से आती है, मॉरिशस से आती है। एक स्पेशल प्लेस है मॉरिशस का हमारे सागर के जो हमारा विजन है सागर का, उसमें जो मॉरिशस है उसका एक स्पेशल प्लेस है, हम मॉरिशस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, इंडिया और मॉरिशस ने बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं, जैसे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है बायोटेक्नोलॉजी में कॉपरेशन के लिए। बायोटेक्नोलॉजी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है साइंस एंड टेक में। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी हमने साइन की है। इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जो कि मॉरिशस में रह रहे हैं, तो लगभग मॉरिशस की 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, देख सकते हो राइट। ये एक अफ्रीकन कंट्री है बट यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 70% तो इंडियन ओरिजिन की ही है राइट। तो हमारे रिलेशन कितने अच्छे होंगे आप समझ ही सकते हैं। 2 नवंबर को अप्रवासी डे भी मनाया जाता है मॉरिशस में। इस दिन क्या हुआ था, 1834 में एक शिप थी एटलस, ठीक है, वो मॉरिशस में जाकर रुकी, और यहाँ पर पहले ऐसे जो इंडियन इंडेंजर्ड लेबर्स का जो बैच था वो वहाँ पर पहुँचा था। ठीक है, उस टाइम पर अंग्रेजों का ज़माना था, आपको पता ही है। नेशनल डे ऑफ मॉरिशस को सेलिब्रेट किया जाता है 12 मार्च को, क्योंकि डांडी सॉल्ट मार्च 12 मार्च को ही स्टार्ट हुआ था, तो महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए ये नेशनल डे ऑफ मॉरिशस 12 मार्च को मनाते हैं। इंडिया और मॉरिशस बहुत सारे और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका भी पार्ट है, जैसे कि WTO, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड UN। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो ट्रांसफ़र हुआ है डोर्नियर एयरक्राफ्ट का इन दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, इंडिया ने करा है डोर्नियर एयरक्राफ्ट को ट्रांसफ़र, कहाँ पर, मॉरिशस में। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 ध्रुव, ये सब का ट्रांसफ़र इंडिया ने किया है मॉरिशस में। यहाँ पर हम मॉरिशस को और ज़्यादा बड़ा करके देखेंगे, भाई मॉरिशस बहुत छोटा है तो इसको बड़ा करके देखो। इंडियन ओशन में ये हमें देखने को मिलता है मॉरिशस, यहाँ पर मेडागास्कर देखने को मिलता है, सीशेल्स देखने को मिलता है, ये मालदीव्स है, यहाँ पर चैगोस आइलैंड मिलते हैं, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर हमारा इंडिया राइट। तो हमने यहाँ पर लोकेशन देख ली है। अब कहाँ चले, तो अब हम IBSA का ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन हुआ है, इसको पढ़ते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 10th इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम जो है उसकी ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन जो है सितंबर 2022 में हेल्ड हुई, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। तो आखिर ये इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो रीजन्स हैं अपनी दुनिया के, वहाँ से कंट्रीज जाती हैं और ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, 2013 में ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के अंडर इसको डेवलप किया गया था। यहाँ पर ट्राइलेटरल हम क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इंडिया हमारी एशियन कंट्री हो गई, ब्राज़ील कहाँ पर बताओ ज़रा, तो ब्राज़ील हमारा है साउथ अमेरिका में राइट, और साउथ अफ्रीका तो आपका अफ्रीका में है। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज़ हैं इसके पार्ट हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है कि कॉमन पोजीशन हो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। ठीक है, हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बूस्टअप करना चाहते हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन करना चाहते हैं, और सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। की इनिशिएटिव्स की बात करें तो IBSA फंड एक बनाया गया है जिससे कि पॉवर्टी हंगर को हम हटा सकें, जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसा डिमांड है उनको। 14 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए हैं अलग अलग एरियाज़ में, जैसे ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा। IBSA बिजनेस फोरम को लॉन्च किया गया है 2005 में, और CII जो है कोऑर्डिनेट करता है इंडिया के पार्टिसिपेशन के साथ में।
6 IVSA समिट जो है वो G20 समिट के साथ साथ साइडलाइन में ये जो है होस्ट करेगा इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, 6 समिट हम होस्ट करेंगे। अफ्रीका की कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो अभी न्यूज़ में है, इसको हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ट्यूनीशिया जो है वो न्यूज़ में है, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, ठीक है, यहाँ पर घाना है, गैम्बिया है, सेनेगल है, इक्वाटोरियल गिनिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ला रीयूनियन आइलैंड, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, तंजानिया। साथ ही साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये सारी प्लेस जो है ये अभी न्यूज़ में है। भाई क्यों न्यूज़ में है इसको अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको फिर से एक काम दे दिया है मैंने कि आपको बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, राइट। चलो अब ये जो प्लेस जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे ये क्यों है न्यूज़ में, इसको देखते हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसकी कैपिटल है प्रिटोरिया, ठीक है। केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट हो चुका है। 1994 से अब तक का जो सिविल अनरेस्ट देखा जाए तो ये सबसे वर्स्ट है, सबसे बुरा देखने को मिला है। माउंटेन किंगडम ऑफ लिसोतो जो है ये लैंड लॉक्ड है, साउथ अफ्रीकन टेरिटरी है, ठीक है। ये लिसोतो को लैंडलॉक किया है साउथ अफ्रीकन टेरिटरी ने साउथ ईस्ट में। बुर्किना फासो की अगर हम बात करते हैं तो अभी क्या हुआ है, बुर्किना फासो में कूप हुआ है, मिलिट्री के द्वारा कूप किया गया है बुर्किना फासो में। एक मिलिट्री कोर्ट है बुर्किना फासो में, ठीक है, उसने क्या किया है, जो इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे उनको लाइफ टर्म सुना दिया है, ठीक है, वो जेल में ही रहेंगे। बुर्किना फासो जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में। तंजानिया की अगर हम बात करते हैं तो समिया सुलूहू हसन जो है इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की। तंजानिया ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है जिसमें जांजिबर, पेम्बा और माफिया समझ में, ये नाम देखो, तो ये आइलैंड भी तंजानिया में ही इंक्लूडेड होते हैं। अब जांजिबर जो है ना ये फेमस है, ये एक नोबेल प्राइज से रिलेटेड किसी पर्सन से फेमस है जांजिबार। अभी क्यों फेमस है, कौन पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था और वो जांजिबार से बिलोंग करते थे, ये आपको बताना है। अगर आपको याद है तो पिछले साल की न्यूज़ है, लेकिन ये माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में लोकेटेड है, हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। लेक विक्टोरिया जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी नॉर्थ तंजानिया में ही मिलती है। ला रीयूनियन आइलैंड की अगर हम बात करें तो अभी क्या हुआ है कि जो इंडिया और फ्रांस की जो नेवीज़ हैं उन्होंने सेकंड जॉइंट पेट्रोल किया है। कहाँ पर किया है, ला रीयूनियन में इन्होंने ऐसा किया है, पेट्रोलिंग की है। ये मैस्कैरिन ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है, ठीक है। 12 जो फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज हैं फ्रांस का जिस पर कंट्रोल है, तो ला रीयूनियन पर भी फ्रांस का कंट्रोल है, ठीक है। इलिप्टिकल शेप में है, ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, भाई वोल्केनो फटा और ये बन गया। सेनेगल, ठीक है, सेनेगल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसकी कैपिटल पहली बात तो डकार है। हुआ क्या है कि इंडिया ने 3 MOU को साइन किया है सेनेगल के साथ में। अब ये MOU किस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो MOU रिलेटेड है कल्चरल एक्सचेंज से, कोऑपरेशन इन यूथ मैटर से एंड वीज़ा फ्री रिजीम फॉर ऑफिशियल्स से, ये MOU जो है रिलेटेड है। सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जो कि जो वेस्ट अफ्रीका है उसके वर्ल्ड पर लोकेटेड है। जो अफ्रीका है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर सेनेगल कहीं पर मिलेगा आपको। मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर क्या हुआ है कि अभी इंडिया और मेडागास्कर ने एक MOU साइन किया है टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन के एरिया में। अच्छा, मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। मोजाम्बिक चैनल से ये अफ्रीका से दूर हुई है। अच्छा, 4th लार्जेस्ट आइलैंड है ये वर्ल्ड में। तो 3 कौन कौन से हैं उसके भी नाम बता दो। मैरीटाइम बॉर्डर्स को ये शेयर करता है कोमोरोस, फ्रांस का जो आपका रीयूनियन आइलैंड है उसके साथ में मॉरिशस, मोजाम्बिक एंड सीशेल्स के साथ में इसकी मैरीटाइम बॉर्डर्स होते हैं। इथियोपिया की बात करें तो अभी क्या हुआ, एक पीस डील हुई है इथियोपियन गवर्नमेंट और जो टिग्रे पीपल है, ठीक है, इनके बीच में एक पीस ट्रीटी हो गई है। इथियोपिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये देखने को मिलती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक कंट्री तो आपको यहीं से पता चल गई, इथियोपिया, ठीक है। अच्छा, इथियोपिया जो है ये सिविल वॉर के रिस्क पे रहती है क्योंकि जो इथियोपियन गवर्नमेंट और जो आपके टिग्रे फोर्सेस है इनके बीच में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस फाइट चले जा रही है। सोमालिया की अगर हम बात करते हैं तो अभी क्या हुआ है कि सोमालिया का एक जो होटल है उसको सीज किया गया है अल शबाब के द्वारा, ठीक है।
अभी सोमालिया की बात करें तो ये ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका की, ये भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलती है। दो कंट्री में पता चल गई। गल्फ ऑफ एडन जो है और इंडियन ओशियन जो है ये इसको मैरीटाइम कनेक्टिविटी देती है। गल्फ ऑफ एडन इंडियन ओशियन को मैरीटाइम कनेक्टिविटी देती है। इक्वेटर जो है वो सोमालिया से पास होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सोमालिया से इक्वेटर पास हो रहा है। अल्जीरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है अंगोला और अल्जीरिया से बातचीत कर रहा है कि कैसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस को प्रोक्योर कर सकते हैं लंबे समय के लिए इन दोनों कंट्रीज से। नॉर्थ अफ्रीका में ये अल्जीरिया जो है लोकेटेड है। सहारा डेजर्ट जो है और एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो यहाँ पर डोमिनेट करता है। गैम्बिया की बात करें तो WHO के बाद में इंडिया ने भी इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च कर दी है, जो गैम्बिया में बच्चों की डेथ हुई थी क्योंकि उन्होंने इंडिया का बना एक ऐसा कफ सिरप पिया था जिसकी वजह से उन बच्चों की डेथ हो गई थी। ये हमने कल भी पढ़ा था, कल के सेशन में भी पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कौन सा उस सिरप में कुछ एक ऐसा केमिकल मिला जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, राइट। तो वो जो डेथ हुई है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन WHO ने कर ली है, अब इंडिया भी कर रहा है। गैम्बिया एक स्मॉलेस्ट नॉन आइलैंड कंट्री है मेनलैंड अफ्रीका की, ठीक है। कैपिटल इसकी बंजुल है, ठीक है, जो कि गैम्बिया रिवर पर लोकेटेड है। सेनेगल से ये तीनों साइड से सराउंडेड है और चौथी साइड पर इसमें अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल गिनिया की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे, 1979 से पावर में ही है ये, 6 टर्म भी वो जीत चुके हैं, अभी फिर से प्रेसिडेंट ही हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनिया जो है ये रिच ऑयल कंट्री है, स्मॉल ट्रॉपिकल कंट्री है, वेस्ट कोस्ट पर मिलती है अफ्रीका के, और 5 आइलैंड भी इसके अंडर आते हैं। बियोको भी इसमें ही आता है, ठीक है, जहाँ पर ये मलावो कैपिटल जो इक्वेटोरियल गिनिया की है वो लोकेटेड है। मेनलैंड जो इसको हम रियो मुनी भी बोलते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर ये नाइजीरिया, साओ टोम और प्रिंसिपी के साथ में शेयर करता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात करें तो अभी क्या हुआ है, इंडियन इन्वेस्टमेंट को ये चाहता है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट ये चाह रहा है कि यहाँ पर आ जाए जिससे कि गोल्ड और यूरेनियम की माइनिंग को कंटिन्यू ये कर सके। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि अफ्रीका के सेंटर में हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है जिम्बाब्वे, जिसकी कैपिटल है हरारे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, 130% तक की हम इन्फ्लेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन जो है उसको लीगल टेंडर बना दिया गया है जिससे कि इन्फ्लेशन जो है उसको हम रोक सकें और करेंसी को बूस्ट कर सकें। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, साउथ अफ्रीका में ये देखने को मिलती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में ये मिलती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिजर्वायर जो है वॉल्यूम के अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो लेक करीबा है और वो भी जिम्बाब्वे में मिलती है। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या है कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को इसके पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया मिल चुका है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है पहले ये फ्रेंच कॉलोनी का ही एक पार्ट था, ठीक है। ओनली ऐसा प्लेस है जहाँ पर बोनोबो मिलते हैं। बोनोबो क्या है, चिंपैंजी की एक ऐसी स्पीसी है जो कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उससे सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो ये जो है अपने फॉरेस्ट लैंड को ऑयल कंपनीज के लिए ऑक्शन करने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है कॉन्टिनेंट में। ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े ओल्ड ग्रोथ रेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ब्रुंगा नेशनल पार्क जो है वो भी यहीं पर मिलती है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोरिल्ला सेंचुरी है। ट्यूनीशिया की बात करें तो अभी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है ट्यूनीशिया के कैपिटल में हुए हैं। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लान्ड रेफरेंडम हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे जजेस को फायर कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अनरेस्ट फैल चुका है। ट्यूनीशिया जो है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, लिबिया और अल्जीरिया के साथ में ये बॉर्डर शेयर करती है। मोरक्को, मॉरिटेनिया के साथ साथ ये 5 ऐसी कंट्रीज है जिसको मगरेब कंट्रीज हम बोलते हैं। 2011 में अरब स्प्रिंग ने स्टार्ट किया था ट्यूनीशिया में जैस्मिन रिवॉल्यूशन, ठीक है। कीनिया की बात करें तो ONG विदेश लिमिटेड जो है वो बातचीत कर रही है कि हम यहाँ पर कीनिया में ऑयल प्रोजेक्ट्स लगाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। विलियम रूटो जो हैं वो कीनिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेक टुर्काना जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक भी है, और ये दोनों ही फीचर वाली जो लेक तुर्काना है ये कीनिया में देखने को मिलती है। लेक विक्टोरिया की हम बात करें तो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की जो कि युगांडा और तंजानिया के साथ में शेयर हो रही है।
घाना की बात करें तो अभी घाना ने बातचीत स्टार्ट की है IMF से कि हमें जो है हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्राम चलाओ और इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए सपोर्ट चाहिए। किससे बात की है? IMF से घाना ने। घाना कंट्री वेस्टर्न अफ्रीका में है, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ गिनिया से इसके कोस्ट पर मिल जाती है। गोल्ड कोस्ट जो है वो भी जो है इसी को बोला जाता है। सूडान की बात करें तो अभी UN के मुताबिक जो ट्राइबल क्राइसिस हैं सूडान के वॉर में, ठीक है, तो इस वजह से 100 लोग मर गए। सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में लोकेटेड है। 7 कंट्रीज से ये बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इजिप्ट, लिबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया एंड इरिट्रिया। साउथ सूडान जो है वो इससे अलग हुआ था 2011 में। मोजाम्बिक की बात करें तो अभी क्या हुआ है कि टेररिज्म के एक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इंडिया और मोजाम्बिक ने एग्री किया है कि कैसे ना कैसे हम ये टेररिज्म जो है इसको हम ख़त्म करेंगे, इसके लिए एफर्ट्स लेंगे। मोजाम्बिक सदर्न अफ्रीका में सिचुएटेड है। 6 अफ्रीकन कंट्रीज से इसका बॉर्डर शेयर होता है, जैसे कि तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड इस्वातिनी, ठीक है। जाम्बेजी रिवर सबसे बड़ी रिवर है अफ्रीका की। लिम्पोपो रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ये इसी कंट्री से गुजरती है। इसी के साथ में हमारा जो पार्ट 4 है वो होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आज हम यूरोप और अफ्रीका घूमने गए थे, घूमकर मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि भाई आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले आने वाले वीडियोज़ के और आप तुरंत देखकर खुद को और अपडेट बना सकें।